YouTube चैनल। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम लोग यूपी पीएससी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित बातें करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि यूपी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऐसी स्थिति में करंट अफेयर का पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि समसामयिक घटनाएं से काफी सवाल हमारे यूपी पीएससी में पूछे जाते हैं। तो हम लोग हर साप्ताहिक के तौर पर वीकली बेसिस पर द हिंदू के आपके न्यूज के माध्यम से और बाकी और जितने भी न्यूज पेपर हो या रोजमर्रा के जीवन में जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो राष्ट्रीय हो घटनाएं हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज चाहे वो प्रारंभिक एग्जाम और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आपका करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, और एक एक करके इन एक सप्ताह के अंदर की सारी खबर को हम लोग 1 या 2 घंटे के अंदर हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो शुरुआत करते हैं पहली आपका कि पहला पॉइंट यहां से ये है कि इस साल का आप देख सकते हैं इस करंट अफेयर के अंदर में कि आप सभी को पता है कि श्री एन बीरेन सिंह ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है आपके मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर श्री एन बीरेन सिंह को आपको एज वहां के लेजिस्लेटिव या विधानसभा के हेड के तौर पर या विधानसभा के मुखिया के तौर पर उनको कंसीडर किया गया है। श्री एन बीरेन सिंह उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर मणिपुर के कार्यभार को उन्होंने संभाला। तो प्रश्न बन सकता है कि फिलहाल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपका श्री एन बीरेन सिंह मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है। आप सभी को एक चीज पता होगा कि मणिपुर में एक भारी बहुमतों के साथ 32 सीट के साथ बीजेपी की सरकार वहां बन गई है। वहां पर कुल 60 सीट हैं टोटल। उन 60 सीट में से 32 सीट के साथ बीजेपी बहुत भारी बहुमत के साथ उन्होंने अपना सरकार बनाया और सरकार के तौर पर वहां के चीफ मिनिस्टर का कार्यभार श्री एन बीरेन सिंह ने संभाला। तो एक सवाल यहां पर बन सकता है कि चीफ मिनिस्टर के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका श्री एन बीरेन सिंह। यह भी सवाल पूछ सकता है कि आपका मणिपुर में टोटल विधानसभा के सीट कितने हैं? आपके 60 हैं और उनमें से कितने सीट के साथ विजय प्राप्त किया है बीजेपी सरकार ने? तो आपका टोटल 32 सीट के साथ बीजेपी की सरकार ने आपका वहां बना है आपका। तो ये आप देख सकते हैं। एक सवाल ये बनता है कि जब चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह ने जब शपथ ग्रहण अपना लिया, तो वो शपथ ग्रहण वो स्वयं किनके द्वारा? तो वहां के जो गवर्नर हैं, वहां के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के तौर पर उन्होंने ला गणेशन मणिपुर के गवर्नर हैं और ला गणेशन ने चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह को शपथ ग्रहण दिलवाया। गवर्नर ज्यादातर जितने भी हैं आपके राज्य के गवर्नर जो हैं मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण दिलाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो देश के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण दिलाता है। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो श्री एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो ला गणेशन मणिपुर के गवर्नर हैं। ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बात करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ आपका है, यहां पर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से चुनाव का सिलसिला पिछले महीने से चल रहा है, 5-6 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, उनमें से यहां पर भी उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ और उत्तराखंड के सीएम का कार्यभार श्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। श्री पुष्कर सिंह धामी आप कह सकते हैं यहां पर। उन्होंने चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर दूसरी बार उन्होंने बना। एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सवाल कभी इस तरीके से और भी बन सकता है कि मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर जो श्री एन बीरेन सिंह है, वो लगातार दो बार जो है फॉर द कंसिक्वेंटिव सेकेंड ईयर उन्होंने चीफ मिनिस्टर का भार उन्होंने संभाला है। यहीं पर हम श्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि चीफ मिनिस्टर कहां के हैं? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उत्तराखंड का दूसरा टर्म संभाला। तो ये भी आपका हो सकता है। तो फिलहाल श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पर। और ये यहां पर ये प्रश्न होता है कि जो ओथ है उनको दिलाने वाले गुरमीत सिंह थे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
है ना, जो कि गवर्नर है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। कभी कभी ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई उत्तराखंड का इलेक्शन है और उस उत्तराखंड के इलेक्शन में बीजेपी ने भी बहुत ही भारी बहुमत के साथ वहां पर जीता। टोटल मिलाकर उत्तराखंड में 70 सीट है और उस 70 सीट में से 47 सीटों के साथ भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त किया है। और भारीमती विजय प्राप्त के साथ वहां के जो चीफ मिनिस्टर की सरकार की जो जिम्मेदारी संभालने वाले जो व्यक्ति है वो आपका उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये है, इसमें प्रश्न बनेगा आपका कितने सीट है उत्तराखंड में आपका? तो 70 है। और कितने सीट जीती है आपका बीजेपी की गवर्नमेंट? तो 47 सीट जीती है आपका, है ना। मुख्यमंत्री कौन? तो श्री पुष्कर सिंह धाम। और आपके जो वहां के गवर्नर कौन है? तो रिटायर्ड गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के गवर्नर है और वो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल पर। तो ये आपका प्रश्न यहां पर भी इससे बन सकता है। अब चलिए, जो सबसे मीडिया में रहने वाला जो चुनाव जो ज्यादातर था वो आपका यूपी उनमें से एक था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ने फिर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के कमान को संभाला है, वो भी लगातार 2 बार संभाला है। और उन्होंने अपने 52 मिनिस्टर के साथ 52 मिनिस्टर के साथ जो है उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की गद्दी को संभाला, जिनमें से आपके मौर्य प्रसाद जो है वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं पर ब्रजेश पाठक भी एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण। तो ये 2 प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक आपका केशव प्रसाद मौर्य, वहीं दूसरी तरफ आपका ब्रजेश पाठक एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब चलिए बात करते हैं, अब यहां पर यह चीज देखने को मिलता है, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक्ट के मेंबर हैं, हम सभी को पता है। और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो विधानसभा का उस वक्त उस पार्टी का एज ए लीडर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। एक प्रश्न यहां पर यह भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में, जो कि आपकी यूपी पीएससी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में से 403 सीट में से 255 सीट के साथ बीजेपी इस बार भारी मत से फिर से सरकार बनी है वहां पर, है ना। तो फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में पार्टी रिटर्न आया है 2 लगातार बार बीजेपी गवर्नमेंट लगातार बार यूपी में 2 बार लगातार सरकार में आई है। ये आपको 37 साल बाद ऐसा सफलता मिला है। 403 सीट में से 255 सीट आपका सिंपल सी 255 255 सीटों के साथ वो विजय प्राप्त की है उत्तर प्रदेश के बीजेपी गवर्नमेंट ने। और बीजेपी गवर्नमेंट ने, आप ये भी है कि ये प्रश्न बन सकता है कि अभी भी आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ जी कितने सीट है टोटल, तो आप ये प्रश्न बन सकता है टोटल कितने सीट यहां पर है यूपी के अंदर में, कितने 403 सीट हैं, उनमें से 255 सीट आपको यूपी में सरकार को मिला है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तीसरा जो न्यूज खबर है इस वीक का सबसे प्रमुख की खबर यह है कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड बिल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर में जो 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन तीनों को यूनिफाई करने के लिए बिल जारी किया है। मतलब यूनियन कैबिनेट ने उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2022 के तहत वो जो 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली के अंदर में, वो 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका साउथ का, नॉर्थ और ईस्ट, तो साउथ, नॉर्थ और ईस्ट इन तीनों को मर्ज करने की प्लान चल रहा है, मर्ज करना चाहते हैं वहां की सरकार। आप देख सकते हैं कि एमसीडी जो है वाज उस समय 2012 में आप एक कांग्रेस गवर्नमेंट जब हुआ करती थी उस समय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। और उस शीला दीक्षित जो है उस वक्त सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया था कि गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया था। और डिसेंट्रलाइज करने का मतलब विकेंद्रीकरण होता है वहां, और वो डिसेंट्रलाइज उन्होंने किया था। लेकिन अब उसी 2022 के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2022 के तहत यूनियन कैबिनेट ये कहती है कि इन तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिल्ली के अंदर में साउथ, नॉर्थ और ईस्ट को यूनिफाई कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपका कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है बिल कि जो दिल्ली की जो
तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको क्या कर दिया जाए, यूनिफाई कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए, है ना। और 2012 में इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था गवर्नेंस। पंचायती राज सिस्टम क्या डिसेंट्रलाइजेशन है ना, वैसे ही आपका यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल इसमें भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। इस वीक का सबसे प्रमुख यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि आपका जो एस फागुन जो कोयनक हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू राज्यसभा एमपी फ्रॉम नागालैंड। अब देखिए ये आप याद कीजिएगा, एस फागुन कोन्यक ये पहली ऐसी महिला जो नागालैंड से उन्होंने आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने संभाला है। नागालैंड की प्रथम महिला है ये, नागालैंड से राज्यसभा की पहला महिला जिन्होंने वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपनी सदस्यता हासिल की है, उन्होंने सदस्यता प्राप्त की है। तो ये जो एस फागुन कोयनक है वो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं और वो जो उन्होंने महिला मोर्चा प्रेसिडेंट जो बीजेपी नागालैंड यूनिट है आपका बीजेपी के अंदर में, उनकी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने कमान संभाला है। और साथ साथ ये सी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द राज्यसभा एमपी फ्रॉम नागालैंड। सो नागालैंड की पहली नागालैंड से ये है जिन्होंने एक महिला के तौर पर राज्यसभा के अंदर में अपनी सदस्यता को ग्रहण किया है उन्होंने। तो ये आपका प्रश्न इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आपका यूपीपीएससी हो या बाकी अन्य स्टेट में भी ये सवाल बन सकता है फर्स्ट टाइम। तो आपको इस बात से फोकस रहना चाहिए, कॉन्शियस की सी इज द महिला मोर्चा प्रेसिडेंट ये नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा कि सी हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन राज्यसभा एमपी फ्रॉम नागालैंड। और ये भी है, हम सभी लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 13 जो राज्यसभा सीट्स है आपका इलेक्शंस आर हेल्ड इन 31 मार्च को 13 राज्यसभा की सीट के लिए ये चुनाव हुआ था, जिनमें से कोन्यक हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू अनअपोज टू द सीट। इनकी आपको बिना अपोज के बिना विरोध के इनको विजय मिला है, प्राप्त मिला है। तो ये प्रथम महिला है, तो इसलिए प्रथम के तौर पर ये प्रश्न बन सकता है। नाउ क्वेश्चंस नेक्स्ट पॉइंट आप चलिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए आपका यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 फॉर द 3 फर्टिलाइजर प्लांट्स। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द न्यू इन्वायरमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012, है ना। सो 3 फर्टिलाइजर प्लांट। तो आपको मैं बता दूं कि यूनियन कैबिनेट ने यहां पर अभी तक उन्होंने जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 आया था उसको एक्सटेंशन करने के लिए कहा है। हम सभी को पता है कि जो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड है उन्होंने इन तहत पर 3 जगह पर बनाने की बात चली थी, गोरखपुर, सिंदरी और बरुनई। गोरखपुर, सिंदरी और बरुनई, और ये तीनों फर्टिलाइजर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड्स बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिनका मेन मकसद था कि देश के अंदर में जो 7 स्टेट्स हैं उसको यूरिया के डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवमेंट दिया है कि आप जो है न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 जो था उसके तहत जो 3 फर्टिलाइजर प्लांट्स बनाने की बात चल रही थी वो 3 फर्टिलाइजर प्लांट्स बनाने की मंजूरी यूनियन कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। वो 3 जगह कहां पर प्लांट बनने वाले हैं, गोरखपुर के अंदर में, सिंदरी के अंदर में और बरुनोई के अंदर में। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट चलिए इसी के अंदर में, ठीक है। आप यहां पर ये और भी है कि भाई इसके अलावा जो ज्वाइंट वेंचर है HURL का, वो ज्वाइंट वेंचर में आपका कंपनी में कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड और इंडियन ऑयल जो है, इन सभी का एक सम्मिलन है, एक ज्वाइंट वेंचर है। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 का उसके तहत जो भारत में मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट प्रोग्राम के तहत जो है उन सभी को, ताकि वो जो यूरिया के डिमांड को सही तरीके से पूरा कर दिया जाए। तो ये प्रश्न बन सकता है। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पर हम बढ़ते हैं कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, हम सभी को पता है कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुजलम 2 कैंपियन। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम हम सभी को जानते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है इस बार जल शक्ति अभियान के तहत उन्होंने सुबलम 2.0 कैंपियन शुरू किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत
यूनियन मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है, उन्होंने सुजलम 2 कैंपेन आपको लॉन्च किया है ताकि ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। अब इस जो सुजलम 2 पॉइंट कैंपेन, इसका मेन मकसद क्या है? व्हाट इज द मेन मकसद? So objective of the campaign is to manage to the grey water through the people's to participation. Simply जैसे कि आपका जो इंस्टीट्यूशन पंचायत है, स्कूल, आंगनबाड़ी, इन सभी लोगों को ग्रे वाटर मैनेजमेंट में एक साथ भागीदारिता की जरूरत है वहां पर। मतलब कह सकते हैं कि ग्रे वाटर है क्या? अभी प्रश्न बनता है कि व्हाट इज अ ग्रे वाटर। मतलब सुजलम 2.0 कैंपेन का मकसद ऑब्जेक्टिव है कि वो लोगों को टू मैनेज द ग्रे वाटर थ्रू द पीपल्स पार्टिसिपेशन, मैनेज टू ग्रे वाटर। सो ग्रे वाटर क्या है? व्हाट इज द ग्रे वाटर? सो ग्रे वाटर का मतलब यहां पर है कि जेंटली यूज द वेस्ट वाटर। हम जिस प्रकार से पानी का वेस्टेज करते हैं, जिस प्रकार से हम पानी को बर्बाद करते हैं, तो उस बर्बादी से कैसे बचाया जाए? तो सिंपल सा इसका मतलब ये कहता है कि ग्रे वाटर इज डिफाइंड एज जेंटली यूज waste water that comes from the source such as the bathroom, kitchen, laundry and excluded to the sewage. Sewage is not included in the grey water campaign because that sewage are different things. So simply that it is the participation of all of the people who related with the panchayat, a school, Anganwadi will be mobilized to undertake to the grey water management. So simply Shri Gajendra Singh Shekhawat आपका क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? ये प्रश्न बन सकता है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और क्या लॉन्च हुआ है? तो सुजलम 2.0 कैंपेन लॉन्च हुआ है आपका, सुजलम 2.0 कैंपेन। और एक किसके तहत आता है? तो जल शक्ति अभियान के तहत आता है ना, जल शक्ति। इसका मेन मकसद क्या है कि हमारे घरों में, हमारे बाथरूम में, हमारे जो किचन में जिस प्रकार से पानी का बहाव होता है, हमारे लॉन्ड्री में, हर जगह पर उस बहाव को, उस बर्बादी को कैसे रोका जाए, इसका मेन मकसद जल शक्ति, इसका मेन मकसद यही है सुजलम का। तो इस पर भी आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, सो नरसिंह, ये देखिए नरसिंह पिटई नागेश्वरम हैज बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हम सभी को पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है। तो यहां पर नरसिंह पेटई नागेश्वरम हैज बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्या है नागेश्वरम? सो नरसिंह पेटई नागेश्वरम एक क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि ट्रेडिशनली बनाया जाता है एक आर्टिसंस के द्वारा तमिलनाडु के, या आप कह सकते हैं तमिलनाडु राज्य के नजदीक में कुंभकम है, और उस कुंभकोण में वहां के आर्टिसंस के द्वारा जो है ये ट्रेडिशनली क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। ये क्या है? जीआई टैग है क्या? तो एक्चुअली जीआई टैग एक रजिस्ट्रेशन है, एक सर्टिफिकेशन है, और वो सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2014 को उन्होंने फिल किया था। उसके आधार पर जीआई टैग के माध्यम से एक तरीके से पहचान है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि भाई ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस इलाके के लोगों का काफी पकड़ है, काफी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये यहां पर देख सकते हैं। तो नागेश्वरन नाय बीइंग यूज्ड बाय द आर्टिसन थ्रू आउट द कॉल्ड परी नागेश्वरन के नाम से जाना जाता है, विच इज अ लॉन्गर देन, है ना, थिमरी है ना, लॉन्गर देन थिमरी आपका। तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि नारसिंह, यहां नारसिंह पेटई नागेश्वरम, ये आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनको मिला है क्योंकि ये लोग क्या बनाते हैं? ये वहां के लोग आर्टिशियंस है, तमिलनाडु के कुंभकनम के ये आर्टिशियन है जो कि क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ये आपका सिंपल सा, आप इससे ज्यादा आप मत जाइए इसमें, इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाइए। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिकॉग्नाइज INS शिवाजी एज अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द मरीन इंजीनियरिंग, है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको इससे प्रश्न बन सकता है कि हम सभी को पता है
कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने रिकॉग्नाइज किया है INS शिवाजी को। सो INS शिवाजी को एज ए जो है सेंटर ऑफ द एक्सलेंस इन द मरीन इंजीनियरिंग के अंदर में। सो मरीन इंजीनियरिंग हम सभी को पता है, सो सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द मरीन इंजीनियरिंग वाज सेटअप, शुरू किया गया था, है ना, आपको सेटअप एट द INS शिवाजी 2014 के अंदर में, 2014 के अंदर में। और यहां पर मेन मकसद होता है कि भाई किस प्रकार से हम सेंटर के द्वारा उसको, कि भाई टेक्नोलॉजी नोवेल से रिलेटेड उसके एप्लीकेशन, उसके टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से बढ़ावा बढ़ाया जाए, नई खोज किया जाए। एक रिसर्च इन कोलैबोरेशन होता है, आपस में मिलकर रिसर्च करते हैं कि और भी अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलप का एंटरप्रेन्योरशिप ने ये रिकॉग्नाइज किया है आपका INS शिवाजी को एज अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द मरीन इंजीनियरिंग, है ना। तो ये भी प्रश्न आपको बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फैसिलिटी के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आपको बेहतर क्वालिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये लोग करते हैं। चलिए हम ये पढ़ते हैं आपका नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। हम सभी को पता है शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, आपके यूपी के अंदर में ये प्रश्न बन सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब ST से रिलेटेड, SC से रिलेटेड, ये सबसे ज्यादा SC आपकी यूपी में ही है। तो हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है हैज बीन टू डाई फंक्शंस ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 सालों से प्रॉपर तरीके से, है ना। सो वन ऑफ द की फंक्शन इसका ये है कि इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के पास जारी किया जाता है, जमा किया जाता है, ताकि प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को देखता है और उसके जगह पर वेलफेयर और डेवलपमेंट। तो सिंपली कह सकते हैं कि पार्लियामेंट रिपोर्ट ने जब जारी हुआ तो यह कहा कि NCST हैज नॉट डिलीवर्ड द सिंगल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। अभी तक पार्लियामेंट को ऐसा सिंगल भी रिपोर्ट उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है। मतलब डिसफंक्शंस की बात कर रहा है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। अब आपको बता दें कि हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन पॉलिटी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको NCST हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 338 में 338 के अंदर में NCST के बारे में बात की गई है, वहीं पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों की बात की गई है। सो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 338 को, और उसी आर्टिकल 338 में एक अलग से एक न्यू आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338 का ए, और उस 338 के ए में एक नया कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये मुद्दे में है ना। और मुद्दा क्या है इनका, मुद्दा ये है कि भाई पिछले 3 साल से इन्होंने कोई ऐसा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट तो जारी, इनका काम होता है कि भाई 1 साल का जो भी काम आपने किया वो रिपोर्ट जारी करे कि देश के अंदर में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, कहां पर शेड्यूल अनुसूचित जनजाति के लोग किस प्रकार से जन कल्याण का काम हो रहा है कि नहीं, उनको ग्राउंड से ऊपर उठाया जा रहा है कि नहीं, किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, किसी भी SC ST को दबाया तो नहीं जा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारी जो समस्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब से उत्पन्न होता है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट ये सभी लोग डिप्राइव लोग हैं, जो सदियों से उनको दबाया गया है, कुचला गया है। तो उनको समाज में राइट टू इक्वालिटी के ऑन द बेस पर, समानता के अधिकार के आधार पर, आर्टिकल 14 के आधार पर उनको समानता के अधिकार देने की बात की जाती है। इसीलिए आर्टिकल 338 के ए में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द को जोड़ा गया, स्पेशली एज ए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दी गई, ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बनाया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पार्लियामेंट रिपोर्ट जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैज ए डिसफंक्शंस फॉर द लास्ट 4 ईयर, 4 साल से इन्होंने कोई ये नहीं किया। और सबसे बड़ी बात इनका ये मेन काम होता है कि हर साल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट जो SC ST से रिलेटेड होता है उनको रिपोर्ट जारी करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्ड मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस फॉर द रॉ जूट फॉर द 2022 एंड 23। हम सभी को पता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं। आप सभी को पता है, मे भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, कि भाई जो हमारा जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है 2022-23 के तहत, तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में कहा गया कि जो जूट है, रॉ जूट से हमें थैला बनाया जाता है। जूट से भारत के अंदर में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन बंगाल के अंदर में होता है और विश्व में आपको बांग्लादेश में है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर
तीन संस्था होती है इसके अंदर में। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला बात क्या करता है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस टोटल मिला के अगर देखा जाए भारत के अंदर में तो 23 फसल पर दिया जाता है, 22 फसल और एक फसल जो है आपको स्पेशलिस्ट फॉर द आपके शुगर केन पर। 23 फसल टोटल है। जब आप सीजन में जब आपकी बुआई शुरू हो जाती है तो भारत सरकार के अंदर में जो भारत का जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उस कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर भारत के जो आपके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइस डिपार्टमेंट, कमीशन याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशंस के आधार पर भारत का जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ये अप्रूव्ड करती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी क्या होता है कि सिंपल सी बात यह है कि मान लिया कि किसान बहुत ही मेहनत से फसल उगाते हैं और बहुत से मेहनत से फसल उगाने के बाद जो है उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में, बाजार में व्यापारी आपस में बातें करके मिलकर उन्होंने ये कहा कि भाई इस बार चावल का प्राइस हम लोग 10 रुपए केजी लेने वाले हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, किसान को मजबूरी में उसी मार्केट में 10 रुपए के हिसाब से चावल बेचना पड़ेगा, किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। परिणाम ये होता है कि किसान की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, किसान डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान को फसल उगाने में आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो सरकार चाहती है कि अगले साल से उगाएगा नहीं, तो बेहतर है कि सरकार क्या करती है कि किसानों के कहती है कि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं आप फसल उगाओ, आप टेंशन फ्री होकर, आपका फसल अगर तैयार हो जाएगा तो मैं आपको सिंपली सी बात कहता है कि जो हम पहले से ही आपको एक निर्धारित मूल्य दे रहे हैं कि 20 रुपए केजी से नीचे आपको मार्केट में आपको कहीं नहीं बेचना है। अगर 20 रुपए केजी से अगर नीचे कोई लेता है मार्केट के अंदर में, हम सरकार आपको 20 रुपए से अधिक में खरीदेगी। सिंपल सी बात है। तो इसी को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और कैबिनेट कमिटी इन इकोनॉमिक अफेयर का चेयरमैन कौन होता है? तो भारत देश का प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन होता है। हालांकि किस फसल को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलने वाला है, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिपार्टमेंट, इसको डिसाइड करता है। तो वही कहता है कि इस बार कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है जो रॉ जूट है 22-23 के अंदर उसके लिए, और उसमें यह कहा है कि जो पिछला साल जो मूल्य है उसके मूल्य से 250 रुपया अधिक में हम लेने वाले हैं। तो ये आपका सवाल इसमें आपका बन सकता है यहां, इट इज एन इंक्रीज द 250 rupees over the previous year and the announcement of the MSP of the raw jute for the 2022 and 23 season in the line with the principle of the fixing the MSP at the level at least 1.5 times of the Indian wages. So simply MSP से related आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? भारत देश का प्रधानमंत्री। रिकमेंड कौन करता है एमएसपी का? तो ये करता है आपका कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, आपको ये डिसाइड करता है, ये आपको क्या करता है? रिकमेंड करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर इस वीक का है, इंडियन इकोनॉमिस्ट जयती घोष। जयती घोष भारत की अर्थशास्त्री हैं। जयती घोष को यूएन एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में मल्टीलैटरिज्म्स, यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन द मल्टीलैटरिज्म्स पर उनको एज ए इंडियन इकोनॉमिक जयंती घोष को अपॉइंट किया गया है। जयंती घोष एक प्रोफेसर हैं आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स अर्थात MIT का आमिर का प्रोफेसर। शी इज आल्सो द मेंबर ऑफ यूएन हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। सो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है, अब ये क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ये जो रिसेंटली है, तो सेक्रेटरी कौन थी? ये प्रश्न बन सकता है यहां पर इफेक्टिव। तो जयंती घोष को उन्होंने एज एन 12 मेंबर का जो बोर्ड है, एडवाइजरी कमिटी है यूएन के अंदर में, इस यूएन एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में उनको एज ए मेंबर के तौर पर भारत की जो अर्थशास्त्री इंडियन इकोनॉमिस्ट जयती घोष को एज ए मेंबर के तौर पर उनको रिक्रूटमेंट किया गया है, उनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि भाई 12 सदस्यीय यूएन एडवाइजरी बोर्ड में भारत की एकमात्र इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन बनी है? तो जयती घोष बनी है। ये प्रश्न आपको इससे बन सकता है।
और तो ज्यादा इसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, आप सभी को पता है कि हम आर्ट्स और कल्चर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर से एक बार हम सभी को पता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेला का आयोजन होता है। तो 35 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का आयोजन आपको किया गया है। ये जो 35 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है आपको हरियाणा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल और हरियाणा के गवर्नर जो है श्री आपका बंडारू दत्तात्रेय, ये दोनों मिलकर इन्होंने 35 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन किया है। और ये कहां है? हरियाणा के अंदर में। आप चले जाए दिल्ली के पास में ही फरीदाबाद है, वहां पर इस मेला का आयोजन होता है। सूरजकुंड मेला के नाम से काफी फेमस है आपका। और ये मेला हर साल 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल, इस बार जो है द मेला इज द बीइंग हेल्ड फ्रॉम द 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, है ना। इस मेले में आपका 1000 ऑफ द क्राफ्ट पीपल जो है भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं और अपनी जो है प्रदर्शनी, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कला का मतलब यहां पर होगा कि जो क्राफ्ट, जो आर्टिशियंस हैं, जो अपने हाथों से भिन्न भिन्न प्रकार के आर्ट्स और क्राफ्ट बनाते हैं, उन सभी लोग वहां आकर प्रदर्शित करते हैं। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये कहां है? हरियाणा के अंदर में है। किनके द्वारा ये आयोजित किया गया? शुरुआत इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो श्री भंडारू दत्तात्रेय आपका गवर्नर है हरियाणा का, और श्री मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर हरियाणा का है। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। कब से कब तक? तो 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ये चलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं आगे। ये कहता है कि नागालैंड लेजिस्लेशन असेंबली द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। हम सभी को पता है ई गवर्नेंस का नाम आपने सुना होगा। तो ई गवर्नेंस के पद्धति के माध्यम, तो नागालैंड का लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो भारत का एकमात्र पहली असेंबली है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को अपने विधानसभा के अंदर में उसने क्या किया? इंप्लीमेंट किया। सो नागालैंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम अ कंप्लीटली पेपरलेस। मतलब अब उसमें पेपर के जो भी बजट होंगे, जो भी वहां का कार्रवाई होगा, पेपर पर नहीं होगा, पेपरलेस होगा, डिजिटली होगा सिंपली। तो भारत का एकमात्र पहला नागालैंड ऐसा राज्य बना, है ना। अब वहां पर मेंबर कैन बी यूज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टू पार्टिसिपेट इन द हाउस टू प्रोसीडिंग। जैसा कि आपने पिछले बार हमारे यहाँ बजट हमारे पार्लियामेंट के अंदर में लाया गया था, लोकसभा के अंदर में, तो बजट डिजिटली लाया गया था ना। तो वैसे ही नागालैंड जो है मेंबर कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू पार्टिसिपेट इन द हाउस प्रोसीडिंग टू एवरीथिंग, चाहे कोई भी है। तो आप यहां पर ये बन सकता है आपका प्रश्न कि नागालैंड असेंबली सेक्रेटरी हैज अटैच्ड टू टैबलेट और ई बुक। उन लोगों ने जो 60 मेंबर असेंबली में कितने मेंबर है? वहां पर 60 मेंबर है, और उन सभी 60 मेंबर को टैबलेट और ई बुक प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये हो सकता है। अब सवाल ये है कि जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है एक तरीके से मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर द डिजिटल लेजिस्लेचर टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेज। तो सिंपली से आपको इसमें ये याद रखने की जरूरत है कि नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली भारत का पहला राज्य जहां का विधानसभा के अंदर में ई विधानसभा, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन प्रोग्राम के तहत काम होगा। मतलब डिजिटली वहां पर वहां के सदस्य जो है वहां कंप्लीटली पेपरलेस होगा, है ना। मेंबर कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू पार्टिसिपेट इन द हाउस प्रोसीडिंग, नो नीड टू यूज टू एनी टाइप ऑफ द पेपर। सारा टैबलेट और ई बुक के माध्यम से उसके अंदर में होने वाला। तो ये प्रश्न आपका इससे भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चलते हैं। पंकज अडवाणी जो है एशियन बिलियर्ड चैंपियन फॉर द 8 टाइम, 8 बार लगातार ये चैंपियनशिप में भाग रहे, ये आप पार्टिसिपेट। सो पंकज अडवाणी डिफीट द ध्रुव सितवाला बाय द 6 फ्रेम टू द विन इज द 8th टाइटल एट द 19 एशियंस 100 आपका अब बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का। तो खेल से भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। यहां पर एक्चुअली दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था, है ना, बिलियर्ड चैंपियनशिप का। उसमें पंकज अडवाणी विजय रहे हो, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। अब चलिए बात करते हैं, मुख्य रूप से इस पर चलते हैं। आपका इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। केवला देव नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। केवला देव नेशनल पार्क स्पेशली फॉर द बर्ड सेंचुरी है, ये भारत का सबसे बेहतर आपका। तो वहां पर बोमा टेक्निक का प्रयोग किया गया है। बोमा टेक्निक इन्वॉल्व टू लरिंग एनिमल्स इनटू द, सिंपल सी आप कह सकते हैं, चेजिंग देम टू थ्रो द फनल लाइक ऑफ फेंसिंग। सो केवला देव नेशनल पार्क कहां पर है?
केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में है केवलादेव नेशनल पार्क, तो इससे प्रश्न पूछ सकता है आपका। तो केवलादेव नेशनल पार्क आपका बोमा टेक्निक ऑफ अफ्रीका। सो बोमा टेक्निक इन्वॉल्व टू लरिंग एनिमल्स इनटू द इनक्लोजर ऑफ द चेजिंग देम टू थ्रो द फनल लाइक अ फेसिंग, है ना। तो प्रश्न बन सकता है कि ये भाई केवलादेव अभ्यारण्य कहां में है आपका, ये राजस्थान के अंदर में। राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये भरतपुर के अंदर में केवलादेव अभ्यारण्य है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कहा जाता है और उस केवलादेव अभ्यारण्य पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है और साथ साथ में इसको रामसाइट भी ये है। रामसाइट आपको जानते हैं, रामसार साइट के बारे में वेटलैंड के तौर पर इसको घोषित किया जाता है जो इंडेंजर होता है, जहां पर, है ना, जहां का इन्वायरमेंट सही तरीके से नहीं होते हैं, वहां की नदियां सूखने लगती है, तालाब सूखने लगते हैं, जहां तक के आसपास का जो इकोसिस्टम जो है चेंजेस आने लगते हैं, तो रामसर साइट। सो केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, केवलादेव नेशनल पार्क है क्या। वर्ल्ड वाटर डे, ये प्रश्न पूछेगा कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 1993 से शुरू हुआ था और वर्ल्ड वाटर डे का मेन मकसद ये होता है कि भाई देश के अंदर में हर साल 2.2 बिलियन लोग जो है पानी के बिना, सेफ वाटर एक्सेस के बिना जो है उनको पता नहीं है, उनकी स्थिति दयनीय। अभी भी 2.2 बिलियन लोग जो है सेफ वाटर का प्रयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में आपको, हम सबको पानी को बचाने के प्रति हमारा जागरूकता होना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड वाटर डे, हम सभी को पता है कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। तो वाटर इज लाइफ है, तो वाटर को कैसे बनाया जाए, कैसे बचाया जाए उसको, सेफ वाटर, है ना। अभी सुजलम 2 जो कैंपेन चला है उसका भी मकसद ये है कि घरों में हम लोग पानी, नल के टैप को ओपन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाथरूम के अंदर में छोड़ देते हैं, जिससे काफी पानी बर्बाद होता है। तो ऐसी स्थिति में, तो इसीलिए जो वर्ल्ड वाटर डे इस साल का जो थीम है कि ग्राउंड वाटर और हमारा जो इनविजिबल और विजिबल मेकिंग है, उन ग्राउंड वाटर को हम कैसे सेव किया जाए। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, है ना। इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर ग्लोबली। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का प्रयोग करने वाला देश है भारत है। भारत के बाद चाइना और चाइना के बाद पाकिस्तान। तो हम सबसे ज्यादा, आप हरियाणा का क्षेत्र चले जाइए ग्राउंड वाटर पर ही, पंजाब के अंदर में ग्राउंड वाटर का प्रयोग। ऐसी स्थिति में ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाएगा, हमारा वाटर टेबल डाउन जाएगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम लोग को पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही नेशनल, तो हमने अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा था, सुजलम 2 कैंपेन पढ़ा था। सुजलम कैंपेन को लॉन्च करने का मकसद ही था, वाटर डे 2022 के दिन उसको लॉन्च किया था। साथ साथ में भारत के अंदर में नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज इवेंट भी, जिस यंग माइंड्स के बारे में बताया गया कि भाई, तो सिंपल चीज का मतलब ये हुआ कि वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और मकसद क्या है, सेफ वाटर। सिंपल सी बात है, वाटर टेबल को कैसे बचाया जाए, ग्राउंड वाटर को कैसे बचाया जाए, है ना। दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने वाला देश कौन है, भारत है। उसके बाद कौन, चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। तो ये प्रश्न आपका सुजलम 2, ये भी आप याद रखिएगा, सुजलम 2 कैंपेन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। शहीद दिवस, हम सभी को पता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और उन्हीं को फांसी की सजा को याद के तौर पर हर साल 23 मार्च को एज ए शहीद दिवस के तौर पर, मार्टियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स ने इस बार शहीद दिवस को पूरी भारत के अंदर में मनाया है। हम सभी को पता है कि सेंट्रल जो उस वक्त पब्लिक में भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, उसके बाद जो है उनको पर केस चलाई गई थी। हम डिटेल से इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली याद रखिएगा कि शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और किसके द्वारा मनाया, तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स ने इस शहीद दिवस को मनाया। नेक्स्ट आपका इस साल का आपका देखिए, असम राइफल राइजिंग डे। असम राइफल हमारा इंडियन आर्मी का एक हिस्सा। असम राइफल वॉज इस्टेब्लिश 1835 ईस्वी में, आपका कचर लेवी में इसको स्थापना की गई थी। असम राइफल नाम करने के पीछे 1917 में इसको असम राइफल नाम रखा गया। और असम राइफल जो है
आप कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, भारत का जो सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है आपका वो असम राइफल है। भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स आपका कौन सा है? असम राइफल है। और असम राइफल इस साल 187 एडिशंस ऑफ द आपका असम राइफल राइजिंग डे सेलिब्रेट इस साल इन्होंने किया है आपका। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। इसको नाम असम राइफल कब दिया गया? 1917 में दिया गया। इससे पहले असम राइफल का नाम क्या था? उसका पहले कचर लेवी नाम था आपका, है ना, काचार लेवी नाम था। तो ये आपका प्रश्न यहां से भी आपको बन सकता है। कब हम लोग असम राइफल मनाते हैं? 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के दिन हम लोग 2 दिन तक असम राइफल वॉर मेमोरियल शिलोंग के अंदर में वहां पर मनाया जाता है। वहां पर एक मेमोरियल्स है आपका, असम राइफल वॉर मेमोरियल शिलोंग के अंदर में। तो ये है आपका। अब चलिए, इस वीक का एक सबसे महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि इस वीक के अंदर में वर्ल्ड टीबी दिवस, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है ना। वर्ल्ड टीबी दिवस में आपका सिंपल सी कह सकते हैं 24 मार्च को। और इस बार के जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है मनसुख, तो उन्होंने इस बार मनाया और कहा कि भाई जल्द से जल्द 2000। थीम इस बार का क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस ने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है डेयर टू एरेड टीबी, डेयर टू एरेड टीबी आपका। तो इस बार का ये भी, तो यह सिंपल सी क्वेश्चन यही पूछता है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। बहुत सारे खबर हैं। नौरोज सेलिब्रेशन हुआ इस वीक का। नौरोज सेलिब्रेशन क्या है भाई? नौरोज एक तरीके से पारसी लोग हैं हमारे समुदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ही पारसी लोग हैं जो राष्ट्रीय। और मुस्लिम के अंदर में आपके सिया और सुन्नी लोग होते हैं। तो मुस्लिम और पारसी ये दोनों आपका नौरोज सेलिब्रेट करते हैं हर साल। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि चैत्र के प्रथम दिवस होते हैं हिंदू के अंदर में। अगर हम बात करें, अगर शक संवत की बात करें, विक्रम संवत कैलेंडर की बात करें, अंग्रेजों का जो है आपका ग्रिगोरियंस कैलेंडर है। हिंदू के अंदर में शक संवत की बात के आधार पर हम लोग चैत्र मास में नए साल मनाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि मुस्लिम और पारसी के अंदर में जो नए साल का आयोजन होता है नौरोज को, तो नौरोज, यहां पर नौरोज इज द न्यू ईयर सेलिब्रेशन फॉर द पारसी और मुस्लिम दोनों के लिए। ये पहला दिन है आपका स्प्रिंग का। एंड इसको 21 मार्च को हर साल इसको मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि इस नौरोज को यूनेस्को इनटेंजिबल लिस्ट में रखा गया है। एक टेंजिबल होता है और एक टेंजिबल होता है। टेंजिबल में इसको टच किया जा सकता है, इनटेंजिबल में जिसे टच नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जलाउद्दीन जो मलिक्स हैं, एक तरीके से पर्शियन किंग, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जलाउद्दीन मलिक शाह ने पर्शिया का राजा थे, उन्होंने नौरोज की शुरुआत की थी 1079 एडी के अंदर में। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है कि किसने शुरुआत की थी? जलाउद्दीन आपका। और एक तरीके से यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है आपका। बिहार देश के बारे में आप जानते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन आपका 1905 के बाद जो है बंगाल, 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, क्योंकि बिहार चाहता था कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो। इसीलिए आपको बिहार सरकार हर साल 22 मार्च को एज ए सिंपल सी आप कह सकते हैं बिहार दिवस मनाया जाता है। और ये बिहार दिवस ये शुरू किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट फ्रॉम 2010 से इसकी शुरुआत हुई। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वो बिहार दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी यहां पर देख सकते हैं। और इस साल बिहार दिवस 2022 का जो थीम है कि जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली सिग्निफिकेंस आपका इस साल का है ना, इस साल का ये है। तो ये भी आपका बन सकता है क्वेश्चन। इंडियन आर्मी, चलिए आगे बढ़िए। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां पर भी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि इंडियन आर्मी को 4000 करोड़ का
प्रपोजल दिया है सर्विलेंस ऑफ सैटेलाइट के सर्विलेंस के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस 4000 करोड़ का प्रपोजल दिया है कि किस प्रकार से सैटेलाइट का सर्विलेंस किया जाए चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास के इलाका को सुरक्षित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रपोजल उन्होंने दिया। इंडियन नेवी और एयर फोर्स ऑलरेडी वो काफी सैटेलाइट के पीछे काफी डेडिकेटेड हैं। तो ये प्रोजेक्ट स्पेशली फॉर आपका GSAT-7B विल बी कैरी आउट टू पार्टनरशिप विद इसरो के साथ, है ना, एंड इट वुड हेल्प टू इंडियन आर्मी इनहांस टू सर्विलेंस इन द बॉर्डर एरिया। मतलब बॉर्डर एरिया को और कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि उस इलाके में, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसको आप रक्षा मंत्रालय कहते हैं, उस रक्षा मंत्रालय ने भारतीय आर्मी की तरफ से 4000 करोड़ का प्रपोजल आया है कि भाई हमें बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करना है, उसे सर्विलेंस करना है सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसरो की सहायता से GSAT-7 इसको ये को कार्य करेगा आपका डिफेंस में आपका, ठीक है। ब्रह्मोस के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को नदी से आपको मिलकर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत के द्वारा, भारत और रसिया दोनों मिलकर इस मिसाइल को बनाया था, है ना। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रसिया के मॉस्को नदी, उन दोनों मिलकर इस मिसाइल का निर्माण किया था। तो यहां पर सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली उसको लॉन्च कर दिया गया, उसको टेस्ट फायर किया गया, तो उसमें सफल रहा है ब्रह्मोस। और आपको बता दे कि ये जो इसको एक्सटेंड रेंज मिसाइल, सिंपली इनकी टारगेट को बढ़ाया है इस बार, है ना। तो ये भी मैं आपको, ये बहुत ही पुराना न्यूज है बट फिर भी आपको ये कर लेना चाहिए, है ना। सुरक्षा कवच एक्सरसाइज, ये एक प्रश्न बन जाएगा, सुरक्षा कवच एक्सरसाइज क्या है भाई। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का और महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, पुणे के अंदर में चलाया जा रहा है 22 मार्च को पुणे के अंदर में, जिनका मेन मकसद ये होता है कि किस प्रकार से, है ना, पुलिस और आर्मी के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाए, एक हार्मोनाइज्ड किया जाए, है ना, आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि दोनों का मकसद है आतंकवाद से सुरक्षा प्राप्त करना है। तो इंडियन आर्मी और पुलिस दोनों आपस में समन्वय स्थापित करेंगे तो आतंकवाद पर काबू किया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं CTTPF वाले लोग हैं, जो काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स जो इंडियन आर्मी के, तथा एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है महाराष्ट्र पुलिस के अंदर में जो, और साथ में क्विक रिएक्शन जिसको आप QRTS कहते हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स, इन सभी तीनों मिलकर डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम, ये सभी एजेंसियां आपस में मिलकर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया ताकि आतंकवाद से सुरक्षा प्राप्त किया जाए। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है, सुरक्षा कवच एक्सरसाइज। तो प्रश्न बन सकता है कि सुरक्षा कवच एक्सरसाइज किसके द्वारा होता है, तो 22 मार्च को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच के साथ, महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी आपका। तो ये प्रश्न आपका इससे भी बन सकता है, सुरक्षा कवच महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी, है ना। एक हम अंतरराष्ट्रीय खबर को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खबर में सेकेंड इंडियन ऑस्ट्रेलियन वर्चुअल समिट हुआ, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में वर्चुअल समिट किए गए, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और आपके ऑस्ट्रेलिया के ऑनरेबल स्कॉट मॉरिसन, वहां के प्रधानमंत्री, उन दोनों ने इस दूसरी बार इंडो ऑस्ट्रेलियन वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ। और दोनों मिनिस्टर ने कहा कि एक्सचेंज व्यू ऑन द रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट, किस प्रकार से वैश्विक विकास और क्षेत्रीय विकास किया जाए, इस पर लोगों ने चर्चा किया, है ना। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा चेस्टिंग टू रिटर्निंग 29 एशियन आर्टिफैक्ट टू इंडिया के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि these artifacts comprise to a sculpture, painting और आपका फोटोग्राफ across the century, some dating back to 9 to 10 century from the different part of India। भारत के भिन्न क्षेत्र में जो हमारे पुराने आर्कियोलॉजिकल या पूरा तत्व, जो कुछ ऐसे चीज हैं जैसे हमारा स्कल्पचर हुआ, पेंटिंग हुआ, या फिर हमारी जो एंशियंट जो चीजें हैं, पुरानी धरोहर चीजें हैं, उन सभी को लेकर, है ना। सो दोनों लीडर आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट किया और दोनों एक दूसरे को आपस में बेहतर भाईचारा और बंधुता को बढ़ाए रहने के लिए एक दूसरे को आश्वासन दिया। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, तो ये प्रश्न बन जाएगा कि भाई
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन वहां के प्रधानमंत्री हैं। सेकेंड इंडो ऑस्ट्रेलियन वर्चुअल समिट यहां पर हुआ है आपका। तो ये चीज देख सकते हैं। इंडिया और जापान समिट हुआ है, इंडिया और जापान समिट। तो आप सभी को पता है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर आपका खिशिदे फूमियो है ना। खिशिदे फूमियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जापान। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जापानी नेम है। और ऑफिशियल विजिट के लिए वो 19 से 20 मार्च 2022 को भारत आए हैं, है ना। सो खिशिदे फूमियो आपके जापान के प्रधानमंत्री, भारत 19 से लेकर 20 मार्च तक वो भारत के अंदर में थे और उन्होंने 14 एडिशन इंडो जापान एनुअल समिट का आयोजन यहां किया गया। और उसके तहत जो है प्रधानमंत्री जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर ने सबमिट किया और साथ में कहा कि दोनों कंट्री 70वीं एनिवर्सरी ऑफ दिस डेवलपमेंट डिप्लोमेट रिलेशन, 70 साल हो चुके हैं भारत और जापान के बीच के राजनीतिक संबंध को, एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को आप, है ना। सो उन्होंने 5 ट्रिलियन येन कहा कि इट इज अनाउंस द जापान विल इन्वेस्ट इन 5 ट्रिलियन येन, मतलब 5 ट्रिलियन इसका मतलब 3.2 लाख करोड़ होता है। तो जापान जो गवर्नमेंट है, जापान की सरकार, जापान के प्रधानमंत्री हैं, भारत के अंदर में करीब करीब वो 5 ट्रिलियन येन जो है भारत के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगले 5 सालों में। और वो 5 ट्रिलियन कितना होता है येन? वो 3.2 लाख करोड़ होता है। सो भारत के अंदर में 3.2 लाख करोड़ वो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर में, है ना, आने वाले 5 सालों के अंदर में। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है इसमें, ये भी आपका देख लीजिए। यहीं पर इंडिया और ओमान के बीच में निगोशिएशंस फाइनलाइज हुआ है। ओमान के सुल्तान है आपके भारत के अंदर में, गल्फ, भारत और गल्फ के बीच में अक्सर लेकर होता है ना। सो इन्होंने आपस में ये कहा है अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन क्या होता है कि मान लिया कि हम भारत के अंदर में जॉब कर रहे हैं, अगर कोई ओमान के लोग या फिर भारतीय मुल्क के लोग विदेश में ओमान कंट्री में जाकर जॉब कर रहा है और वहां के ओमान सरकार को वो टैक्स देता है और फिर भारत में आने के बाद टैक्स देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है काफी परेशान हो जाता है कि भाई आपको ओमान गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं और भारत में भी टैक्स दे रहे हैं, तो बचत क्या होगा। तो दोनों में एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर भारतीय ओमान में टैक्स जारी किया, टैक्स उसने जमा कर दिया, तो भारत में आने के बाद उसका टैक्स नहीं लगेगा। या फिर ओमान का कोई व्यक्ति भारत में जॉब कर रहा है और वो भारत में टैक्स पे कर दिया तो वो नहीं। तो ये होता है आपका डबल, सो अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। तो इन दोनों आपस में एग्रीमेंट हुआ है। सो दिस वाज द डिस्कस बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के विदेश मंत्री और आपके ओमान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने इस बात पर हामी भरी है साथ साथ में कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम के क्षेत्र में भी हम लोग काफी प्रगति करेंगे। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। विंग्स इंडिया 2022। सो विंग्स इंडिया 2022 ये क्या है भाई? तो आप सभी को पता है, विंग्स पंख नाम से ही पता चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और AFICCI ने आपस में दोनों ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करके विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट आपका सिविल एविएशन, कॉमर्शियल, जनरल बिजनेस एविएशन का ये प्रोग्राम और इवेंट्स है आपका, है ना। इसके तहत जो है 24 से लेकर 27 मार्च 2022 तक इसका आयोजन होगा। और ये कहां आयोजन किया गया है? हैदराबाद के अंदर में, है ना, एयरपोर्ट हैदराबाद इंडिया के अंदर में। सो भारत के हैदराबाद एयरपोर्ट पर इसका आयोजन हो रहा है और जिसका एज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से इस साल चल रहा है, भारत के जो 75 साल पूरा होने के एवज में, तो इन 75 ईयर में आपका इसका आयोजन किया गया। 75 साल के अवसर पर इस साल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और AFICCI ज्वाइंट ऑर्गेनाइज है विंग्स इंडिया 2022। एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट आपका, है ना, एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट। सो न्यू हॉरिजन ऑफ एविएशन, तो किस प्रकार से एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, भारत में किस प्रकार से हवाई जहाज और ये इस तरीके की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे ताकि हमारा सिविल एविएशन और भी बेहतर तरीके से ग्रो हो। साथ साथ में द अवार्ड विल बी कंफर्म अप टू एविएशन रिलेटेड कंपनी को अवार्ड भी दिया जाएगा कि कौन सा कंपनी जो है सिविल एविएशन में उन्होंने बेहतर किया है। चलिए वहीं पर बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। खुशहाली, हर व्यक्ति जो है जीवन में कुछ ना कुछ करता है ताकि वो खुश रहे,
नौकरी करता है, जॉब करता है खुश रहने के लिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाल जो रिपोर्ट है, वो आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल प्रोग्राम सॉल्यूशन न्यूयॉर्क के द्वारा, नेट सिंबल से आप कह सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क, ये डिपार्टमेंट है आपका जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के तरह ये 10वां रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है, टोटल 146 कंट्री का पार्टिसिपेशन है इसमें, और भारत का रैंक जो है 39 कंट्री में 136वें स्थान पर है, पाकिस्तान 121वें स्थान पर और बांग्लादेश 94 पर। तो बड़ा दुर्भाग्य सी बात है कि 146 देश में से भारत का स्थान 136 स्थान, मतलब भारत में 90% लोग खुश नहीं है इस बात से, है ना। सो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये जारी होता है आपका। पाकिस्तान का स्थिति, पाकिस्तान हमारे यहां से ज्यादा खुश है, इसका मतलब ये हुआ। तो भारत का रैंक कितना, 136 रैंक है, और बांग्लादेश का रैंक कितना है, 94 रैंक है। और टॉप 5 कंट्री जो है, जो सबसे खुशहाल कंट्री हैं, वो फिनलैंड हुआ, डेनमार्क हुए, आइसलैंड हुए, स्विट्जरलैंड हुआ, नीदरलैंड। ये सभी कंट्री जो है आपके फर्स्ट 5th रैंक पर है, वो पहला दूसरा तीसरा। पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और आपका नीदरलैंड। और भारत का रैंक कितना है, भारत का रैंक जो है 146 देशों में से 136 रैंक है, 136 है। पाकिस्तान का रैंक हमसे बेहतर है, 121 पर पाकिस्तान है, और बांग्लादेश 94 पर है। दुर्भाग्य की बात है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 को IQ एयर या स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको जारी किया गया है। 63 ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। मतलब आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में 63 ऑफ द वर्ल्ड, 100 में से 33, 63 अर्थात 63, 100 में से 63 ऐसे शहर जो हैं भारत के अंदर में जो इंडिया के हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है, आप समझिए। मतलब ये जब ये रिपोर्ट जारी हुआ तो इनमें से 100 में से 63 सिटी क्या है, भारत के हैं। और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आपका पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका भिवाड़ी राजस्थान का है। राजस्थान का इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। नोएडा का स्थान 8 है, 8वें स्थान पर है, तथा गुड़गांव जो है 18वें स्थान पर है। दिल्ली का रैंक मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड में है आपका। सो दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के तौर पर दिल्ली है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश जो है जिसमें 100 सबसे आपका सबसे पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित शहर में से 63 शहर भारत का है ना। और इंडिया का कैपिटल जो है दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के तौर पर कहा गया। तो ये आपका बड़ा दुर्भाग्य की बात ये भी है, आपका देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट पद्म अवार्ड। सो पद्म अवार्ड जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड एनुअली फॉर द, इस बार रिपब्लिक डे पर किया गया था। सो अवार्ड्स गिवन 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण होता है, और पद्म भूषण होता है, और पद्मश्री होता है। तो इसका भी आयोजन इस बार किया गया था। सो अवार्ड के लिए रिकॉग्नाइज हुए हैं आपका इसमें। सो देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद प्रेजेंट कर रहे हैं। 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री अवार्ड का आयोजन इस बार किया है। पद्म विभूषण जो है श्री राधे श्याम खेमका, जो उनके मरने के उपरांत उनको मिला है, तथा जनरल बिपिन रावत, इन दोनों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है ना, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। और इसका आप रखते हैं लास्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो इससे संबंधित आपको बहुत सारे आपके एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। एक्वा मैप जारी किया है, ये भी पढ़ लीजिए एक बार। एक्वा मैप टू एड्रेस इंडियाज वाटर इशू को लेकर तो मद्रास ने बिल्ड किया है न्यू इंटरडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट
पॉलिसी जिसको हम एक्वा मैप कहते हैं। एक्वा मैप का मकसद होता है कि जो वाटर की समस्या जो है, उस वाटर की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए वो स्मार्ट डेवलपिंग स्मार्ट या ऑप्टिमल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस बनाते हैं। एक्वा मैप एक तरीके से की एक्टिविटी है जो आपके गांव और शहर में इसको प्रयोग करके वाटर की समस्या को खत्म किया जा सकता है। तो ये आपका IIT मद्रास के द्वारा एक्वा मैप बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर है इस सप्ताह का जो सबसे प्रमुख था। सो आज के लिए इस साप्ताहिक करंट अफेयर में हम इतना ही रखते के लिए आप इस चैनल पर आए हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीक का आपको करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके एग्जाम के लिए UPPSC के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ अन्य स्टेट के लिए भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू वेरी मच। फिर से नेक्स्ट वीक में हम आपको मिलते हैं एक नए साप्ताहिक करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।